Well, I do believe that these kind of actions, and not only mumbling the press releases, are very important for the women in Iran. The women in Iran who has been taking to the streets for 4 weeks time now, shouting on the tops of the lungs that all they want is freedom, human rights, democracy, rule of law, have said that they can carry out their own revolution, this feministic revolution. What they need from us, from the international community, is to actually choose sides. Either you choose side of freedom and the women, or you choose side of the mullahs and the oppressors. And my action, I do believe, and other women's actions in the EU, in Europe, on other sides of the world, are very important. International solidarity is important. Protests in Iran are only growing. Do you think the courage displayed by unrelenting protesters can bring down this repressive, regressive regime, or at least get the regime to withdraw and put an end to the hijab mandate? Well, I do differ with you in your analysis and description. This is not about the hijab in itself. It is about the oppression where you make it mandatory, where you think that politics has a say about how a woman is to be dressed. Is it hijab, or is it a bikini or a sari? Politicians does not have anything to say with that. And this is the quest of the Iranian woman, is a quest for freedom, not anti-hijab. So in there, I do differ with you, but I do believe that this revolution, this feministic revolution for freedom, will go down to history as the revolution in Iran that broke the backs of the mullahs, that broke the backs of the oppressors. This is the revolution that will lead to more freedom, more dignity, more human rights, more democracy. That's right. बिल्कुल तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान न्याजी, जी हाँ, इमरान खान न्याजी की मुलाकात हुई है, जो आजकल हमारे आर्मी चीफ हैं, और थोड़े ही दिनों में कहा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट भी आ रही है। बिल्कुल जी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। और ये बात जी बताई है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आजकल, इसहाक डार साहब, उनका कहना है कि जी 2 मीटिंग्स हुई हैं इमरान खान साहब की बाजवा साहब के साथ, और उसमें जी क्या बातें की हैं दोनों ने, 2 मीटिंग्स की हैं, और यकीनन बहुत खुशगवार माहौल में और बहुत प्यार से ये मीटिंग्स हुई होंगी। इसलिए कि मीटिंग रूम के बाहर जो लोग खड़े थे, उनका कहना है कि अंदर से कोई मार पिटाई या कहना चाहिए कि उठा पटख या भागम दौड़ी की कोई आवाजें नहीं आई। तो इसका मतलब है ना ही कोई चटाख पटाख जो होता है ना कान के नीचे, वो आवाजें भी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि मीटिंग जो है बहुत अच्छे माहौल में हुई है, और यकीनन क्योंकि बाजवा साहब जा रहे हैं तो जाते जाते समझाने गए होंगे कि बेटा अगला जो आर्मी चीफ आएगा उसके साथ आराम से रहना, नहीं तो फिर पता है ना। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही कुछ लगता है कि हुआ होगा, और यकीनन जरूर यही कुछ चल रहा होगा। लेकिन इमरान खान साहब का कहना यह है कि जी जितना जलील मुझे किया गया, मैं एग्जैक्ट वही वर्ड बता रही हूँ जो खान साहब ने यूज किए हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जी पॉलिटिशियंस में सबसे ज्यादा जलील मुझे किया गया। उसके ऊपर जी एस्टेब्लिशमेंट का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी 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 बिल्कुल। और अब देखते हैं कि ये पार्टी आगे कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ गुल खिलाती है और क्या कुछ होता है। लेकिन साथ साथ हम आपको जरूर बताते जाएंगे कि और क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल जी। यूक्रेन की जंग शुरू हुई है। यूक्रेन की जंग आज शुरू हुई है। तमाम यूक्रेन में दूर जो सरहदी इलाके, उनसे दूर इलाकों में प्यूटिन ने कुछ 84 से 100 के करीब मिसाइल दाग दी हैं। ठीक है, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आज यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लें। रशिया अनलीशेस बिगेस्ट बैरेज ऑफ स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन सिंस इन्वेजन से आज तक जो कुछ प्यूटिन ने किया उस सबसे पहला, आज सबसे बड़ा स्ट्राइक्स से बिगेस्ट पूरे के पूरे यूक्रेन। और क्यों? इसलिए कि वो जो किरिश का ब्रिज था, जो कि दहशतगर्दी में प्यूटिन ने कहा कि जिसको यूक्रेन की फौजों ने दहशतगर्दी की, और वो जो ब्रिज जो क्रीमिया तक आ रहा था मॉस्को से, पूरे उन्होंने जनाब जो है वो यूक्रेन के ऊपर बॉम्बिंग, ये मिसाइल्स।
अब यहाँ नहीं समझ में, एयर डिफेंस सिस्टम जो था उनका, वो कह रहे हैं मैं एडवांस्ड एयर सिस्टम दें यूक्रेन के लोग, जेलेंस्की कह रहे हैं। ये जर्मन चांसलर को उन्होंने कॉल की है, अब उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन को कॉल की है, वो मिसाइल गिरना शुरू हो गए हैं पूरे यूक्रेन में, ठीक है। जंग यानी आप यूं समझे जंग आज शुरू हुई है, ठीक है। संडास दिखा तो ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा। तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो नहीं बढ़ा दिया उसने, वो एस्केलेट कर गया ना, वो प्यूटिन ने बढ़ा दिया है, मतलब बिल्कुल उसका जो स्केल है वॉर का। और ये मोल्दोवा एक छोटा सा एक है, एक इलाका है जिसका वो ट्रांसनिस्ट्रिया वाला एक इलाका जो अलग हो गया था, जहाँ पे रूस की फौज है, जो बिल्कुल एक नीचे हमें मोल्दोवा नजर आता है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका एक इलाका ऐसा है जो बड़ी खूनी जंग हुई थी 92 में, और वो अलग हो गया था ट्रांसनिस्ट्रिया, वहाँ रशियन फौज बैठी है। अब इशू ये है कि ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन है, यानी अब मैं सिर्फ आपको हेडलाइन दिखा दूं ना इंटरनेशनल, तो अंदाजा हो। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है प्यूटिन सेज मैसिव स्ट्राइक इन यूक्रेन इज रिवेंज फॉर ब्रिज अटैक। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी मोल्दोवा वाले कह रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस है, वो उनकी एयर स्पेस है इसलिए कि उनकी तीन तरफ यूक्रेन है। मोल्दोवा की ज्योग्राफी बड़ी अजीब सी है ना, 3 तरफ यूक्रेन है, एक तरफ वो ट्रांसनिस्ट्रिया है जो उनसे अलग हुआ है, वहां रशियन फौज बैठी है 1500, वो रशिया के साथ हैं। तो वो एक अजीब सी एक ज्योग्राफी भी बड़ी अजीब सी है ना, पेचीदा। और उसके बाद जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट बूस्ट ऑफ मैसिव स्ट्राइक अक्रॉस यूक्रेन, और कीव जो है वो कह रहे हैं नए वेपन्स दें, अलाइज को नए वेपन्स, कौन से नए वेपन्स दें, क्या दें इस वक्त, तो यानी वो जंग बिल्कुल जो है ना प्यूटिन ने उसको अनलिश कर दिया। अच्छा, अब इशू ये सारा कि प्रेशर आ रहा है कि जी नया डिफेंस सिस्टम भेजें, नया डिफेंस सिस्टम। अब डिफेंस सिस्टम इतना तो दिया है यूक्रेन को, यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हमने काफ़ी मिसाइल गिरा दिए हैं प्रेसिडेंट जो रशिया के, और काफ़ी मिसाइल हमने गिराए भी हैं, और काफ़ी जो हमने मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट भी कर दिए। लेकिन उससे बड़ी जो खबर है वो ये, एक तरफ आज महाकाल में कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, तो दूसरी तरफ काशी में ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्ञानवापी मुद्दे पर आज भी सुनवाई हुई। हालांकि शिवलिंग रूपी जो आकृति थी उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर 14 अक्टूबर तक फैसला टल गया, लेकिन कोर्ट में सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष के वकील ने न सिर्फ कोर्ट पर सवाल उठा दिए बल्कि विवादित टिप्पणी कर दी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन को अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। यासीन कह रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट उनकी दलीलें सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का बस चल जाए तो वो कह दे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहने की जगह नहीं। देख रहे हैं क्या, मतलब किस लेवल पर जाकर बातें हो रही है। एक बार सुनिए उन्होंने कहा क्या। कितने सीमे के अंदर झूठ बोला जाए, झूठ के आगे सब खुला मैदान है, लोग झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम जो है कोई चीज़ साबित नहीं कर पाए। अदालत में अपना पक्ष भरपूर रखा। अब अदालत अगर मानने को तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं मान रहा। कोर्ट तो अगर बस चले तो ये भी कह दे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। आज की स्थिति ये है, आज की अदालत की स्थिति ये है, ये कोई भी सच्ची बात मानने को तैयार नहीं है। अब किसी दबाव में है या वो भी आस्था के तहत बह जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला देते हैं। हमने जितने मजबूत कागजात, जितने मजबूत दलाइल पेश किए अदालत में, कोई दलील मानने को तैयार, 1936 का फैसला वो मानने को तैयार नहीं है। सारी बातें इनके अपने हिसाब से चलती, इन्होंने इनके हिसाब से मजबूत सबूत रखे। कोर्ट मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट का बस चले तो मुसलमानों को यहां रहने से मना कर दें हिंदुस्तान। मतलब आप देख रहे क्या बेतुकी बात है। अरे भाई, आप किसी आदमी से बात कर लीजिए, जो आदमी कोर्ट में केस लड़ता है उसके वकील को यही लगता है कि सबसे अच्छी जिरह उसने ही की, सबसे बढ़िया सबूत उसने ही रख दिए। किसी को लगता है कि मैंने बेकार की जिरह की, मैं तो किसी काम का नहीं था, मेरे सबूत ही घटिया थे, किसी को लगता है? तो आपको लगता है तो बातें लगने वाली अपने अंदर रखिए ना, उसको देश पे क्यों थोप रहे हैं कि अदालत ये चाह रही है कि यहां मुसलमान न रहें? और क्या सचमुच देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है जैसा ये SM यासीन कह रहे हैं? या फिर ज्ञानवापी केस में SM यासीन को हार नजर आ रही है तो इस तरह का बयान देकर वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं पहले से कि हमने तो सब बढ़िया रख दिया था, कोर्ट ही नहीं चाहता।
इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना वाह, 2 साल में फुटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा जो कि यूएई से इंडिया खरीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है। और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले जब वो एग्रीमेंट हुआ था। और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड ख़रीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहा है। यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि